जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर G/SS कोडल, जिला पलवल, आपका स्वागत करता हूं 11वीं क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत शानदार टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। और हमारा जो बेसिक प्रैक्टिसेज है केमिस्ट्री की, हम उसको पढ़ेंगे GOC के अंदर। 11वीं क्लास में हमारे ऑर्गेनिक के दो ही यूनिट हैं। एक में हम पढ़ते हैं GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक में हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। और रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जानने से पहले हमें दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। एक तो सारे कंपाउंड्स का हमें पता हो कि हमारी केमिस्ट्री में कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि रिएक्शन उन्हीं की होगी। और दूसरा हमें यह जानना जरूरी है ये रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होती है। रिएक्शन जो होती है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल का बनना, द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो बेसिकली जब किसी पुराने सब्सटेंस के पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं, तो इसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको 10th क्लास की रिएक्शन का। हमने 10th क्लास में पढ़ा है एक कंपाउंड, उसका नाम है मीथेन। मैं इसको स्ट्रक्चर को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रक्चर CH4 की होती ही टेट्राहेड्रल है। जनरली हम कैसी भी पढ़ लें, एक अलग बात है, मैं सिर्फ इस वजह से आपको बता रहा हूं ये CH4 है। प्यारे बच्चों, जब इस CH4 की मीथेन की रिएक्शन हमने Cl2 के साथ कराई, तो Cl2 के साथ कराने के बाद यहां से एक CH का बॉन्ड टूटा और जो हमें कंपाउंड मिला वो मिला ये Cl। तो एक नया बॉन्ड बनके तैयार हो गया और हमें एक साइड प्रोडक्ट यहां पर रिलीज हुआ और उस साइड प्रोडक्ट का नाम है HCl। ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हुई। अब ये एक सिंपल रिएक्शन है, आपको दिख रही है। When methane react with chlorine in presence of sunlight, the halomethane या methyl chloride is formed by the removal of HCl molecule। अब ये सिंपल एक रिएक्शन है, इसमें CH का बॉन्ड टूटा और CCl का बॉन्ड बना। अब ये तो ऐसे हुआ कि अगर इसी की जगह अभी मैं कोई और कंपाउंड ले लेता हूं तो क्या यही रिएक्शन होगी? अगर मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया CH3, CH2, CH3, तो क्या इसका कोई भी बॉन्ड टूट सकता है? इसमें बॉन्ड तो बहुत सारे हैं। कौन कौन से बॉन्ड हैं? ये 3 तो हाइड्रोजन के हैं, 2 ये हाइड्रोजन के हैं और 3 ये हाइड्रोजन के हैं। तो अब इसके अंदर बॉन्ड 8 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ हो गए, C3H8 है, और 1 और 2 बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ हो गए। अब अगर मैं यही रिएक्शन इसके साथ कराऊं तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि यहां से कौन सा हाइड्रोजन हटेगा जिससे Cl आए? क्या कार्बन कार्बन के इस बॉन्ड को इसके द्वारा तोड़ा जा सकता है? अगर टूटेगा तो क्या बनेगा? नया बॉन्ड किसके साथ बनेगा? ये सारी चीजें हमें रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर में समझ में आएगी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा यहां इस बॉन्ड की नेचर को। ये जो कार्बन बॉन्ड बनाता है ये कोवेलेंट होता है नेचर में। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है, बॉन्ड बड़ा या छोटा हो सकता है। भाई अगर कार्बन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए, अगर कार्बन फ्लोरीन के साथ बनाए, अगर कार्बन ब्रोमीन के साथ बनाए, अगर कार्बन आयोडीन के साथ बनाए, बॉन्ड पोलर या नॉन पोलर हो सकता है। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, कार्बन अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। अगर मान लो इन्हीं दोनों मटेरियल्स की रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का बॉन्ड भी और नाइट्रोजन का भी बॉन्ड हो, मैं रिएक्शन HCl के साथ कराता हूं, तो अब इनमें से क्या कोई रिएक्शन करेगा? करेगा तो क्या बनेगा? रिएक्शन किस तरीके से होगी? इन सारी चीजों के बारे में हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक चीज जो यहां हम शुरू करने से पहले आप सब लोगों को समझना बहुत जरूरी है, वो है हमें अपनी केमिस्ट्री के अंदर जो यूज होने वाले कंपाउंड्स हैं
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनके बारे में जानकारी होना, कम से कम उनका जनरल फॉर्मूला, उनके एग्जाम्पल्स हमें पता है। अदरवाइज जब भी कोई रिएक्शन आएगी, जैसे मैंने बोल दिया ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन-2-ऑल, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैंने कोई रिएक्शन करानी है, सपोज SN1 या SN2, तो उसे पर्टिकुलर कंपाउंड ही देते हैं, तो आपको ये समझ कैसे आएगा कि भैया यही रिएक्शन होने वाली है, ये यही प्रोडक्ट बनने वाला है। तो उन सब चीजों को समझने के लिए हमें कंपाउंड्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे कंपाउंड होते हैं एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं CnH2n+2 फार्मूले वाले, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी एफिनिटी किसी के प्रति बहुत कम होती है और ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं नेचर में। ये जनरली बहुत जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। जैसे मैंने एक एल्केन का एग्जांपल दिखाया Cl2 के साथ, तो क्या ये HCl के साथ भी, क्या ये वाटर के साथ भी, क्या ये अमोनिया के साथ भी रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करेगा। अगर HCl के साथ, अमोनिया के साथ, वाटर के साथ मीथेन रिएक्शन नहीं करेगा, तो क्या मिथेनॉल भी नहीं करेगा? करेगा जी, क्योंकि वो कंपाउंड अलग है। क्या वही सेम बॉन्ड टूटेगा कार्बन हाइड्रोजन का? नहीं जी, वहां अलग बॉन्ड टूटेगा जी, क्योंकि वो डिपेंड करेगा बॉन्ड की नेचर पर कि एक कंपाउंड के अंदर अगर 10 बॉन्ड हैं तो उनमें से सबसे पहला बॉन्ड जो टूटेगा वहीं पर नया बॉन्ड आकर बनेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी कंपाउंड के अंदर 3 तरह के एटम जुड़े हैं एक एटम से, एक एटम एसिडिक नेचर का है, एक एटम बेसिक नेचर का है और एक एटम न्यूट्रल नेचर का है। अगर आपने एसिडिक सब्सटेंस को लाए एसिडिक, तो वो बेसिक पर जाकर अटैक करेगा, और बेसिक को लाए तो वो एसिडिक पर जाकर अटैक करेगा, और अगर न्यूट्रल लाए तो वो न्यूट्रल पर जाकर अटैक करेगा, रिप्लेसमेंट अगर हम करना चाहें किसी। तो यही मैकेनिज्म हमें समझना है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड एल्केन पढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CnH2n+2 फार्मूला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। प्यारे बच्चों, sp3 हाइब्रिडेशन वो होता है जब सारे बॉन्ड सिंगल हो कार्बन के, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। दूसरे हमारे कंपाउंड होते हैं एल्कीन। अगर हम एल्केन में से 2 हाइड्रोजन निकाल देते हैं, -2 हाइड्रोजन, तो हमें एल्कीन मिल जाता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है 120 डिग्री के एंगल के साथ। कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब अगर कोई कहे आपसे कि इन दोनों बॉन्ड में से जल्दी कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है वो जल्दी टूटेगा, और जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है वो देर से टूटेगा। तो अगर इफ यू वांट टू ब्रेक द बॉन्ड इन एल्केन एज वेल इन एल्कीन, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जिसका बॉन्ड बड़ा वो जल्दी टूटेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको 2 छड़ियां दी जाएं, लकड़ी के टुकड़े दिए जाएं, तो पहले वो टूटेगा जो बड़ा है। यही बॉन्ड्स का होता है। इसी तरह तीसरे हमारे कंपाउंड आते हैं एल्काइन। एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं CnH2n-2 फार्मूले वाले, और ये एल्केन में से 4 हाइड्रोजन निकालने के बाद इन 4 हाइड्रोजन के बदले इसमें 2 पाई बॉन्ड आ जाते हैं। पहला बॉन्ड सिग्मा होता है किसी भी एटम्स के बीच बनने वाला, दूसरा बॉन्ड पाई होता है, तीसरा भी पाई होता है। तो दीज 4 हाइड्रोजन रिप्लेसेस बाय 2 पाई बॉन्ड्स। तो 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 हाइड्रोजन एटम्स। एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 हाइड्रोजन एटम। अब इनसे आगे हमारे जो कंपाउंड्स आएंगे उसमें आएंगे एरीन या बेंजीन, हम इसे कह सकते हैं। बेंजीन एक 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग होती है। बेंजीन फार्मूला होता है C6H6, और सभी जगह पर CH-CH आपस में जुड़े होते हैं। ये बेंजीन है। अब इसमें जो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए।
लेकिन क्योंकि इसमें रेगुलरली रिजोनेंस होता रहता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ना तो सिंगल बॉन्ड वाली होती है ना डबल बॉन्ड वाली, और इसकी बॉन्ड लेंथ इन दोनों के बीच में होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ये बेंजीन है। तो अब इन हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड बनते हैं, इनके डेरिवेटिव्स बनते कैसे हैं? हाइड्रोजन निकाला जाता है, उसकी जगह पर कोई एटम या एटम का ग्रुप जोड़ा जाता है जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, एंड द ग्रुप विच अटैच टू द हाइड्रोकार्बन्स विच डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम उसे कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे अगले कंपाउंड होते हैं हेलो एल्केन। ये एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। इनको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं RX के साथ। Where R is an alkyl group, R एक एल्काइल ग्रुप है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के बनता है, वही हाइब्रिडाइजेशन होता है, वही स्ट्रक्चर होती है जो एल्केन की होती है, बस यहां से हमने एक H हटाया और एक X जोड़ दिया उसकी जगह पर। इस वाले को हम कहते हैं R एल्काइल। ALK एल्क स्टैंड्स फॉर कार्बन एटम्स, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हेलो एल्केन के बाद हमारे आते हैं सेकेंड कंपाउंड हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में इनको हम ARX कहते हैं। जब बेंजीन रिंग से कोई हेलोजन एटम अटैच हो जाता है, एक हाइड्रोजन हटा के, जैसे यहां से हाइड्रोजन हटाकर हम हेलोजन जोड़ दें तो हेलो एरीन बन जाएगा। अगले हमारे कंपाउंड है अल्कोहल्स। ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं एल्केन्स के। इस क्लोरोमीथेन से या हेलो एल्केन से जब हम इसकी रिएक्शन KOH एक्वस से करा देते हैं, मैं एक बड़ा शानदार एग्जांपल आपको दूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म का, KOH एक्वस। अब क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये तो बेसिक होता है नेचर में, और बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डालने पर हाइड्रोक्सिल आयन दें। तो इसने क्या किया, पानी में डाल के ही OH नेगेटिव और K पॉजिटिव दिया। अब ये जो C वाला बॉन्ड था C और Cl का, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन अब ये एक नेगेटिव इस नेगेटिव को यहां से रिप्लेस कर देगा, खुद उसकी जगह चला जाएगा। तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा ये बनेगा सबसे पहले हम पे कंपाउंड था मीथेन। मीथेन की हमने ClC रिएक्शन कराई, क्लोरोमीथेन बना, क्लोरोमीथेन से बन गया मिथेनॉल। मतलब कहने का हुआ कि हम उन्हीं एल्केन में अगर OH जोड़ दें तो हमारे कंपाउंड बन जाएंगे अल्कोहल्स। अब आप एक बात सोचो, अगर मैं इसी की रिएक्शन में KOH अल्कोहलिक से करा देता, एक्वस नहीं लेता, तो अल्कोहल में जो KOH है ये K+ और OH- में तो टूटेगा नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होती। अब यहां क्या होता कि अगर यहां कार्बन एक से ज्यादा होता, जैसे यहां तो मैंने मीथेन लिया, मैं इथेन ले लेता, ये दो स्टेप तो सेम होते, लेकिन अगला स्टेप जो यहां रुक गया है वो यहां नहीं रुकता। KOH वहां से वाटर निकालता, वाटर, और वाटर निकलते ही वो एल्कीन बन जाता, एल्कीन। अब हमें ये समझना है कि एल्कीन क्यों बना, यही रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो अगले कंपाउंड हमारे अल्कोहल्स हैं। अल्कोहल्स होते हैं ROH और जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2O। अल्कोहल के बाद हमारे अगले कंपाउंड्स होते हैं ईथर्स। ईथर्स होते हैं ROR। जनरल फार्मूला इन दोनों का सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाते हैं। अगले कंपाउंड्स होते हैं हमारे फिनॉल्स। जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाता है तो फिनॉल हो जाता है। When OH group is attached over the benzene ring, तो हम उसे फिनॉल कहेंगे। उसके बाद आएगा एल्डिहाइड। फिनॉल को AROH भी कहते हैं, AROH। उसके बाद आएगा हमारा कंपाउंड अगला एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड होते हैं RCHO, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा के बनाए जाते हैं। एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। और ऑक्सीडेशन के दो मतलब होते हैं, या तो ऑक्सीजन जोड़ दो या हाइड्रोजन निकाल दो। अब मैंने कहा था कि अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो दो हाइड्रोजन का मतलब एक पाई बॉन्ड होता है, तो जहां से निकालेंगे वहां पर पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल में मेन जो डिफरेंस है वो दो डिफरेंस है। पहला तो दो हाइड्रोजन कम है। एल्कोहल का फार्मूला होता है CnH2n+2O और इनका फार्मूला होता है CnH2nO। तो दो हाइड्रोजन का अंतर है, तो इसका मतलब एक पाई बॉन्ड आया है कहीं। वो पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है। द पाई बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, और यही डिफरेंस होता है इनकी स्ट्रक्चर का। और ये होते हैं हमारे एल्डिहाइड्स। अगर इसमें यहां H लग जाए RCHO, ये एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है। सेम, ये जस्ट सेम फॉर्मूले वाले होते हैं कीटोन, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन होता है RCOR। फॉर्मूला सेम होता है, यहां पर रिप्लेस हो जाता है HR से। तो ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, एल्डिहाइड कीटोन। उसके बाद है हमारे अगले कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं RCOOH। यहां पर OH लग जाता है, RCOOH। इनको हम RCOOH से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी लिख दिया मैंने। और अगले वाले कंपाउंड होते हैं हमारे एस्टर, और एस्टर होता है RCOR। प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि दोनों का फार्मूला होता है CnH2nO2। CnH2nO2। इसके बाद जो हमारे अगले कंपाउंड्स हैं वो है एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड, इनको कंटिन्यूटी में लिखेंगे आप, और इनके सामने इनकी एग्जांपल्स भी लिखते जाएंगे नंबर डाल के। एनहाइड्राइड, प्यारे बच्चों, एनहाइड्राइड का मतलब होता है दो एसिड्स को आपस में रिएक्शन करा दो, दो एसिड्स को, OH वाले एसिड को, और वहां से एक वाटर निकाल दो तो एनहाइड्राइड बनता है। तो दो एसिड में एक होगा RCOCOR। हमने इधर RCOOH लिया, इधर RCOOH लिया, इधर से H निकाल दिया, इधर से OH निकाल दिया, तो बन जाते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद अगले हैं हमारे अमाइड। अमाइड होते हैं RCONH2। हमने इसके OH को, जो कि एसिड वाला OH था, उसको NH2 से रिप्लेस कर दिया। अगर हम एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो एसिड का ये फॉर्मूला होता है RCO और OH। OH पर माइनस का चार्ज होगा। अब माइनस का चार्ज समझने के लिए हमें ये बात समझनी होगी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव किधर कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अगर खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मान लो हमने इसकी रिएक्शन करा दी अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, तो NH3 में से अगर मैं H निकालता हूं तो H पर प्लस है और NH2 पर माइनस है। तो इसकी वाटर से रिएक्शन के बाद यहां से, सॉरी, अमोनिया से रिएक्शन के बाद वाटर बाहर निकल जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा और हमें मिल जाएंगे अमाइड। So amides can be prepared by the reaction of ammonia with acids. इसके बाद हमारे नेक्स्ट कंपाउंड आएंगे एसिड हलाइड। एसिड हलाइड, एसिड हलाइड होते हैं हमारे, यहां OH नेगेटिव की जगह, जैसे एल्कोहल से X हटा के हमने OH जोड़ा था, एल्कोहल से X हटा के OH जोड़ा था, एल्कोहल से OH हटा के X जोड़ के हम हेलोएल्केन बना सकते हैं। आप जब 12th क्लास में हेलोएल्केन यूनिट पढ़ेंगे
तो हेलो एल्केन यूनिट में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन आएगा, उसमें पहली रिएक्शन यही है कि इन एल्कोहल्स OH कैन बी रिप्लेस्ड बाय X बाय डिफरेंट मेथड, जैसे PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, HCl के साथ, यहां से OH हट जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, वाइस वर्सा उल्टी हो जाएगी रिएक्शन। इसी तरह एसिड हलाइड में है, एसिड हलाइड में भी यहां से OH हटा के, मतलब एसिड से, एसिड का फॉर्मूला ये है RCOOH, OH हटा के X जोड़ दो तो ये बन जाते हैं RCOX, इनको एसिड हलाइड बोलते हैं। अगले कंपाउंड है जी हमारे अमीन। अमीन अमीन होते हैं RNH2। अमीन के बाद अगले कंपाउंड से हमारे नाइट्रो कंपाउंड या नाइट्रो एल्केन, ये होते हैं RNO2, और एक होते हैं सबसे अंत में, सबसे लास्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट। और ये होते हैं RN2X। तो प्यारे बच्चों, ये सारे कंपाउंड्स आपस में किस तरह रिएक्शन करेंगे, किसके साथ क्या बनाएंगे, ये खुद कैसे बनेंगे, इनसे क्या क्या बनाया जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि इन कंपाउंड्स के बारे में। इसमें मैंने कुछ एडिशनल आपको रिएक्शंस ऐसे बता दी कि आपको ये समझ आए कि भैया रिएक्शन इस तरह की होगी। बस इतना पता करना है इस मैकेनिज्म के द्वारा कि क्यों होंगी जी ऐसे। अगर कोई अननोन रिएक्शन आ जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे जी प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपको दिमाग में दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले वो कंपाउंड जो रिएक्शन कर रहा है उसकी स्ट्रक्चर पता हो, उसके बॉन्ड्स पता हो, उसके बॉन्ड के टूटने का तरीका पता हो, तब जाकर हम कोई नया कंपाउंड बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस जो टॉपिक हमारा रहेगा इसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 में लेकर चलेंगे। इसमें कितने वीडियो बनते हैं ये डिपेंड्स ऑन टाइम, लेकिन हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज मैं इसके पूरे कंटेंट्स जो रहेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के वो आपके साथ शेयर करता हूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म कहां से शुरू होने वाली है। सबसे पहला रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट होगा कि हम ये जो बॉन्ड पढ़ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर होता है नेचर में और स्ट्रॉन्ग होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है दो एटम्स के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड तो जब भी बनता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही हो रही है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही है, तो भैया वो टूटेगा क्यों? द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली प्लेस्ड बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम्स। तो बॉन्ड टूटेगा क्यों जी? टूटेगा इसलिए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहला स्टेप होगा रिएक्शन मैकेनिज्म का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। और प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इतने सारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है। ये एसिडिक कैरेक्टर बताता है, ये बेसिक कैरेक्टर बताता है, ये स्टेबिलिटी बताता है। कोई स्पीसीज जो बनेगी वो अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी, इसके साथ कोई XYZ अगर आ जाए या अटैक करे या रिएक्शन करे तो बीच में क्या बन सकेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड बताएगा। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड में हम पढ़ेंगे टोटल 3 इफेक्ट। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, उसमें सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, +I और -I। कुछ नहीं है, पहले बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा चुका है कि अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड जिसका पेयर बीच में रखा हो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर शिफ्ट हो जाए, एंड आफ्टर द शिफ्टिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम द स्पीसीज गेट्स बाइपोलर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाए, पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
सो दिस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, ये टेम्परेरी शिफ्टिंग होती है, एंड द जनरेशन ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखे जाते हैं। द ग्रुप और एटम विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट कॉल्ड प्लस आई ग्रुप, while the group which have tendency to accept called minus I group। तो इससे हम प्लस और माइनस आई ग्रुप को पढ़ेंगे। दूसरे ये सिग्मा बॉन्ड में होता है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, ये सिंगल बॉन्ड का होता है। इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड के बीचों बीच रखा रहता है वो एक साइड में शिफ्ट होने लगता है। शिफ्ट होने से बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं, धीरे धीरे बॉन्ड कमजोर होने लगता है। अब जैसे ही उसको मौका मिलेगा किसी नेगेटिव या पॉजिटिव के साथ जुड़ने का, तो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव निकाल देगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव निकाल देगा, बॉन्ड टूट जाएगा। तो पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, और सिग्मा बॉन्ड में होता है, सिंगल बॉन्ड में। और सिंगल बॉन्ड में रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे मैं बताऊंगा टाइप ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, तब ये मैं बताऊंगा। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये होता है प्लस आई माइनस आई, और ये होता है प्लस ई माइनस ई। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर एक एटम की ओर शिफ्ट होता है, और उसमें पाई बॉन्ड का पूरा की पूरा पेयर एक एटम के पास चला जाता है। इसमें किसी के पास नहीं जाता है, इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉन पेयर बस शिफ्ट होता है, परमानेंटली नहीं जाता। इसमें परमानेंटली पाई बॉन्ड, ऐसे पाई बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो पूरा के पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर एक एटम के पास आ जाए, जिसके पास आएगा उसके पास नेगेटिव, और जिधर से आएगा उधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और ये पाई बॉन्ड में होता है, और पाई बॉन्ड में रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन। तीसरा है सर हमारा रिजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट, जिसे सर हम प्लस आर और माइनस आर भी कहते हैं। ये इन दोनों इफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन होता उस जगह है जहां रिजोनेंस हो जाए, मूवमेंट ऑफ बॉन्ड और चार्ज। और एक होता है सर हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो ये टोटल 4 इफेक्ट है हमारे, इसे नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो अब क्या हुआ, हमारे पास एक कंपाउंड था, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए। इसके बाद सेकंड स्टेप आएगा सर हमारा, जब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो लेगा, वो है क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना। बॉन्ड है बिटवीन एटम्स ए एंड बिटवीन एटम्स बी। इसको मैं अभी बता रहा हूं, बाद में नहीं बताऊंगा आपको, बहुत कठिन नहीं है, यहीं से समझ में आ जाएगा। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है ये बॉन्ड। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये बॉन्ड टूटेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इक्वली डिवाइडेड बिटवीन 2 एटम्स, दोनों एटम्स के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो इसे कहते हैं हम होमोलाइटिक क्लीवेज, और इसके प्रोडक्ट होते हैं सर फ्री रेडिकल्स। इफ द बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एटम के साथ चले जाते हैं, बराबर नहीं बटते, अगर वो एक एटम के साथ चले जाते हैं तो इसे कहते हैं हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। The covalent bond can be break in 2 different ways, homolytically and heterolytically। तो इससे सर बनते हैं आयंस, प्लस का बनेगा और माइनस का बनेगा। पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। सेकंड स्टेप में बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद स्पीशीज बनेंगे, इनको हम इंटरमीडिएट्स कहेंगे। और क्लीवेज के बाद हमारे बनेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट, हमें इनको पढ़ना है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। प्यारे बच्चों,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाली वो स्पीसीज जो कुछ वक्त के लिए बनती हैं, उन्हें हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कहते हैं। एंड द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर बेसिकली 6 जो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले होते हैं सर इसमें फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स किसी भी कार्बन वाले कंपाउंड में जब एक बॉन्ड इस तरह टूटे कि शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों एटम्स में इक्वली डिवाइड हो जाए, मतलब कहने का कि 3 बॉन्ड पर तो कोई असर आया नहीं, 4 बॉन्ड थे ना कार्बन के, तो 3 बॉन्ड पर असर नहीं आया, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन अपनी पहली जगह पर है। एक इलेक्ट्रॉन उसी के पास आ जाए वापस, भाई जिसकी शेयरिंग थी वो तो ले गया अपना, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज होती हैं जिनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल, और ये किसी ना किसी के साथ जल्दी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। और ऐसी रिएक्शन जिसमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होते हैं उन्हें सर हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एलिमिनेशन। ये है रिएक्शन। दूसरा होता है सर कार्बोकैटायन। जब कार्बन से जुड़ने वाला कोई ग्रुप नेगेटिव नेचर का हो और वो कार्बन से बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाए और कार्बन के पास छोड़ जाए 6 इलेक्ट्रॉन, होने चाहिए थे 8, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाए। पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर गया, अपना तो लेकर ही गया, तो कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आए उसे कहते हैं हम कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो होने चाहिए थे 8, तो 6 का मतलब 3 पेयर, 3 मतलब sp2। तीसरे होते हैं सर कार्बोएनाइन। ये नेगेटिव आयंस होते हैं। जब कार्बन के साथ जुड़ने वाला कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाए, अब क्योंकि कार्बन तो नॉन मेटल है नेचर में, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कोई कम छोड़कर जाएगा जब उससे कोई पॉजिटिव निकले, और कार्बन के साथ जुड़ने वाले पॉजिटिव गिने चुने हैं, उनमें एक तो हाइड्रोजन है बेचारा, तो जब हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और एक मेटल कोई भी अगर कार्बन के साथ अटैच हो जाए, जैसे मैग्नीशियम हो सकती है, एल्यूमिनियम हो सकती है, लिथियम हो सकती है, जब उसके साथ कोई मेटल अटैच हो जाए तो कार्बन पर चार्ज आएगा नेगेटिव। और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक नेचर की, और जब कार्बन पर जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक नेचर की, और जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे चौथे इंटरमीडिएट्स हैं सर कार्बीन्स। कार्बीन्स और पांचवें इंटरमीडिएट है नाइट्रीन। तो प्यारे बच्चों, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉन्ड ब्रेक हो गया, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बन गए रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन किस नेचर का होगा ये हमें इनको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। फ्री रेडिकल 3 डिग्री के ज्यादा स्टेबल होते हैं, कार्बोकैटायन 3 डिग्री के ज्यादा स्टेबल होते हैं, कार्बोएनाइन 0 डिग्री के ज्यादा स्टेबल होते हैं। 0 डिग्री, जिस कार्बन से कोई कार्बन ना जुड़ा हो 0 डिग्री, जिससे एक कार्बन और जुड़ा हो 1 डिग्री, जिससे 2 और जुड़े हो वो 2 डिग्री, जिससे 3 कार्बन और जुड़े हो 3 डिग्री। नेचर है कार्बन का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ये बार बार वर्ड्स आएंगे तो उस वक्त कंफ्यूजन ना पालना। मैं कह दूंगा कि SN1 रिएक्शन अकर्स मोर फास्टर इन 3 डिग्री हेलो एल्केन्स, तो आप ये कंफ्यूजन ना पालना है 3 डिग्री हेलो एल्केन में क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया उसमें उसमें कार्बोकैटायन प्रोडक्ट बनेगा और कार्बोकैटायन 3 डिग्री का अच्छा होता है। तो ये बात आपको वहां समझने में एक ही बार में क्लियर हो जानी है सारी रिएक्शंस, अगर आपको ये मैकेनिज्म आ गई कि ये क्यों बन रहा है, इसका इंटरमीडिएट क्या है, इसमें कौन सी रिएक्शन हुई। जब ये बन जाएंगे उसके बाद होंगी रिएक्शंस। तो अब आइए हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस को, और आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ
इसका बेसिक इंट्रोडक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म का, और नेक्स्ट पार्ट में हम रिएक्शंस शुरू करेंगे रिएक्शन 1 से। सबसे पहले अब हमारा अगला तीसरा था रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और चौथा टॉपिक है सर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करेंगी कि उसमें इंटरमीडिएट क्या बना है, किससे बना है, बॉन्ड किस तरह टूटा है। तो सबसे पहली रिएक्शन होती है सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन सिंगल बॉन्ड की रिएक्शन है। जब एक सिंगल बॉन्ड टूट जाए और नया सिंगल बॉन्ड बन जाए, द रिएक्शंस आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अनलिमिटेड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर देयर। हेलो एल्केन से एल्कोहल बनना, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनना, एल्केन से हेलो एल्केन बनना, साइनाइड बनना, नाइट्रो बनना, अमीन बनना, ईथर बनना, अनलिमिटेड रिएक्शंस हैं डिस्प्लेसमेंट की, सॉरी सब्स्टिट्यूशन। और ये 3 तरीके से पॉसिबल है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन है सर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल, जब एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को डिस्प्लेस कर दे, देन दे कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दूसरी होती है सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब प्लस, प्लस लविंग मतलब माइनस। जब एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को रिप्लेस करे, व्हेन वन नेगेटिव रिप्लेसेस अनदर नेगेटिव ग्रुप कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्योंकि माइनस रिप्लेस होता है तो कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस का। तो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं तब रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक होती है नेचर में। और तीसरी है सर इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, और फिलिक मतलब लविंग। जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, जो नेगेटिव लविंग हो, और नेगेटिव को कौन लव करेगा, प्लस। तो व्हेन वन पॉजिटिव ग्रुप रिप्लेसेस अनदर पॉजिटिव ग्रुप, जब एक पॉजिटिव ग्रुप दूसरे पॉजिटिव ग्रुप को रिप्लेस करता है, द रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। एग्जांपल के लिए हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये 5 रिएक्शन बेंजीन रिंग के ऊपर होती हैं, और बेंजीन रिंग के H पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया जाता है इन पॉजिटिव ग्रुप्स के द्वारा। तो बेटा ये आपकी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। फ्री रेडिकल का हुआ तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, नेगेटिव का हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक, और पॉजिटिव का हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक। दूसरी हमारी है एडिशन रिएक्शंस। ये सिग्मा बॉन्ड पर होती है, सिग्मा बॉन्ड सिंगल होता है, और सिंगल बॉन्ड में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो इंडक्टिव होता है। तो जहां पर सिग्मा बॉन्ड होगा वहां इंडक्टिव इफेक्ट होगा। इंडक्टिव के बाद वो बॉन्ड टूटेगा, या तो नेगेटिव में टूटेगा या तो पॉजिटिव में टूटेगा। अगर वो पॉजिटिव बना तो रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक, और अगर नेगेटिव बना तो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक। भाई प्लस निकलेगा तो माइनस बनेगा, माइनस बनेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक। और दूसरी रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन हो गया, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन सबसे पहले समझना है, ये पाई बॉन्ड पर होती है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कोई ग्रुप जुड़ता है इस पर ए बी, तो एक साइड ए जुड़ता है, एक साइड बी जुड़ता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। और प्यारे बच्चों, अगेन द एडिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। सेम टाइप फ्री रेडिकल एडिशन, जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बनाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये 3 तरह का एडिशन है। सिंपल समझना है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड अनस्टेबल होता है, थोड़ा वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड पर जब कोई ग्रुप अटैक करता है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन को या तो ले जाता है या दे जाता है उसको।
तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करता है एक साइड में, जिधर जाता है उधर माइनस और जिधर से जाता है उधर प्लस। अगर आपने उस पर नेगेटिव जोड़ा तो नेगेटिव जुड़ेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन पर प्लस आना चाहिए, और अगर आपने पॉजिटिव जोड़ा तो पॉजिटिव जुड़ेगा उस एटम के ऊपर जिस पर माइनस का चार्ज होगा। तो ये तीन तरीके की होती है, फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कार्बन कार्बन बॉन्ड पर होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उस बॉन्ड के साथ होती है जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है नेगेटिव ग्रुप्स के साथ, और नेगेटिव ग्रुप होते हैं ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, OH हो, कहीं CN हो। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और जब कार्बन पर कोई चार्ज ना आए तो फ्री रेडिकल एडिशन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मेनली होती हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड में, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है एल्कीन्स में, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से एल्कीन पर हेलो एल्केन्स बनते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं। मेनली दो रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ आएगा। मार्कोनिकॉफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो जाएगा एडिशन से, और एंटी मार्कोनिकॉफ इलेक्ट्रोफिलिक से। तीसरी रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन अपोजिट ऑफ एडिशन है। एडिशन में कोई दो वैलेंसी आकर जुड़ती है, पाई बॉन्ड टूट जाता है। एलिमिनेशन में कोई दो वैलेंसी निकल के जाती है और पाई बॉन्ड बन जाता है, और ये तीन तरह की होती है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन। अल्फा, बीटा, गामा। जब निकलने वाले दोनों ही वैलेंसी एक ही एटम से निकल कर जाएं तो अल्फा एलिमिनेशन, जब वो नियरेस्ट से जाएं तो बीटा। कोई एटम ए से जा रहा है, कोई एटम बी से जा रहा है, जैसे हमने लिया 2 क्लोरोप्रोपेन, सपोज CH3, CHCl और CH3। अब हमने यहां से HCl निकाल दिया, एक ये वाला अल्फा जिस पर ग्रुप लगा है, ये वाला बीटा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड, तो प्रोपीन बन जाएगा। क्लोरोप्रोपेन को KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन कराने पर प्रोपीन बन जाएगा एलिमिनेशन से, तो ये एलिमिनेशन है। इसके बाद हमारी कॉमन रिएक्शंस होंगी जस्ट आफ्टर हम इस आज के टॉपिक को क्लोज करेंगे, और कल से हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले जो कॉमन रिएक्शंस में पहली रिएक्शन है वो है कंडेंसेशन। बहुत सारे इसके एग्जांपल मिलेंगे आपको। कंडेंसेशन की मैं डेफिनेशन बता देता हूं, जब कोई ऐसी स्पीशीज आपस में दो, एग्जांपल दे देता हूं एक, जैसे ROH और दूसरा भी ROH, ये दोनों आपस में मिलकर एक छोटा मॉलिक्यूल वाटर का निकाल के और ईथर बना लें। When two molecule combines and remove a small molecule called condensation। जैसे एल्कोहल एल्कोहल दोनों मिले ईथर बना, एसिड एसिड दोनों मिले एनहाइड्राइड बना, एसिड और एल्कोहल दोनों मिले तो एस्टर बना, एसिड और अमोनिया मिले तो अमाइड बना। इस तरह से कंडेंसेशन। एक है डीकार्बोक्सिलेशन, जब CO2 बाहर निकल जाती है तो उसे डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, -CO2। जैसे 10th क्लास की रिएक्शन है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लें और कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 निकाल दें तो एल्केन्स आर फॉर्म्ड, जैसे CH3COOH, इससे CO2 निकाल दो तो H इधर आ जाएगा तो बन जाएगा CH4। तो डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन कम करने की मेथड। और लास्ट ओजोनोलाइसिस, इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलाइसिस का मतलब कोई भी बॉन्ड ओजोन के कारण टूट जाए। ये मेनली होती है एल्कीन और एल्काइन में, और इसके प्रोडक्ट होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्कीन और एल्काइन टॉपिक तो 11th क्लास के हैं, तो 11th वालों को पढ़ने हैं, क्योंकि ओजोनोलाइसिस 11th क्लास में होती है। और एल्डिहाइड और कीटोन 12th क्लास के टॉपिक हैं, तो उसमें इनको बनाएंगे तो ये 12th वालों को भी पढ़नी है। तो दोनों क्लासेज में सेम रिएक्शन है,
11th में भी है, 12th में भी है। नाम भी ओजोनोलाइसिस है, होती भी एल्कीन पर है, बनते भी एल्डिहाइड कीटोन है, पर पढ़नी दो जगह है। तो दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट 1 में आज हमने ऑर्गेनिक के सारे कंपाउंड्स के बारे में जाना, बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, इनके बारे में जाना। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म के सारे स्टेप्स को हमने समझा, रिएक्शन मैकेनिज्म के बेनिफिट्स को हमने समझा। एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट the first type of reaction, substitution reaction. Thank you and have a good day.